देखो चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है। ये उसी की ही एक्सटेंशन है। ठीक है। देखो अगर मान लो अगर आपके पास दो इवेंट हैं। ठीक है। सैंपल स्पेस एस में। ठीक है। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड। ठीक है। विद आ सैंपल स्पेस एस। ठीक है। ओके। तो देखो यहां पर हम E एंड F दोनों होंगे, यानी कि E एंड F बोथ हैव टू अकर। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E इंटरसेक्शन F से। ठीक है। ओके। इसका मतलब क्या है? यहां पर इवेंट E एंड F बोथ हैव टू अकर। ठीक है। ओके। कि इवेंट ई और एफ दोनों होंगे। ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। और यहां पर हमने क्या निकालना है? ठीक है। कि ई इंटरसेक्शन एफ यानी इवेंट ई एंड एफ दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो देखो हम बताता हूं मैं आपको कैसे निकालेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है। देखो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, मान लो आपके पास ई इवेंट हो चुका। ठीक है। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ई। ठीक है। ई इवेंट क्या है? हो चुका। तो इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? पी ऑफ ई। अब बोलते हैं कि एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है। एफ की होने की प्रोबेबिलिटी और ई हो चुका है, तो पी एफ बाई ई ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें से एक इवेंट हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई। अगर ई इवेंट हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? पी ऑफ ई। अब इवेंट ई हो चुका है, ठीक है, तो अब एफ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो क्या होगी? कंडीशन प्रोबेबिलिटी रहेगी पी ऑफ एफ बाय ई। ठीक है। और एक्चुअली ये चीज आ कहां से रही है? हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी की थी कि पी ऑफ एफ बाय ई अगर हमें निकालना तो वो क्या होगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय पी ऑफ ई। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाय ई इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये वही चीज आ रही है, सेम ही आ रही है। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की ई एंड एफ इवेंट दोनों के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। अब हो सकता है कि इवेंट ई ना हुआ हो, इवेंट एफ पहले हुआ हो, तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कंडीशन क्या है? एफ हो चुका है, तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अगर ई हो चुका है पहले तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। अगर इवेंट एफ हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इस पर एग्जांपल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। आओ इस पर एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ पहले। देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। ठीक है। बोलते हैं एन अनकंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। ठीक है। क्या है? 10 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और 5 मेरे पास यहाँ पर वाइट बॉल्स हैं। ठीक है। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन आफ्टर द अदर विदाउट प्लेसमेंट। ठीक है। ओके। इसमें क्या है आपके पास? जो 10 है, ठीक है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। आपने इनमें से क्या करना है? दो बॉल्स निकालनी है। ठीक है। क्या करना है? दो बॉल्स निकालनी है इसमें से। ठीक है। वन आफ्टर द अदर, पहले एक निकालोगे उसके बाद दूसरी बॉल निकालोगे। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक जो निकाले उसको वापस आप नहीं डालोगे। ओके। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक? तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल्स क्या होंगी? ब्लैक होंगी। ठीक है। तो देखो मैं एक इवेंट ई मान लेता हूं। ठीक है। जो मेरे पास क्या है? फर्स्ट बॉल इज
फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जो आपने पहली बॉल निकाली वो क्या है, ब्लैक। बोथ, दोनों बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए। यहां पर एफ क्या जाएगा, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड भी क्या होगी, ब्लैक। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है, फिर सुन लो कि एन अनकंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from an one after the other without replacement, what is the probability that both balls, ठीक है, आर ब्लैक, कि जो दोनों बॉल्स हैं, दो बॉल्स निकालनी है, ठीक है, ई और एफ, और दोनों ब्लैक होनी चाहिए। तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ठीक है, पहले हम लिखते हैं फार्मूला, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है। तो देखो मान लो आपने क्या किया, फर्स्ट ब्लैक बॉल, यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट ब्लैक बॉल जो है, जो पहले क्या किया आपने, जो बॉल निकाली है वो क्या है, ब्लैक, ठीक है। ओके, तो देखो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 ब्लैक बॉल है, कितने में से, 15 में से, तो 15 में से 10 चांस है कि जो आप बॉल निकालोगे वो ब्लैक होगी। ये चीज समझ में आ गई। अब आपने एक बॉल निकाल ली है ब्लैक, तो आपके पास कितनी, देखो एक बॉल निकाली, अब कितनी, 9 ब्लैक बची और 5 वाइट बॉल बची, ठीक है। तो इनटू, अब जो आप सेकंड बॉल निकालोगे, ठीक है, अब जो आप सेकंड बॉल निकालोगे वो भी ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी ब्लैक बॉल्स बची हैं, 9, ठीक है। अब 9 में से ही कोई एक बॉल निकलेगी, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी मेरे पास, 9 + 5 14, ठीक है। तो ये चीज आएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज है क्या, P ऑफ E है, ठीक है, P ऑफ E की फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 10/15 इनटू, देखो ये 9/14 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E, ठीक है, कि सेकंड बॉल जो है, F क्या है, सेकंड बॉल, सेकंड बॉल आपने निकाली वो ब्लैक होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप ऑलरेडी ही ई क्या है कि आप ऑलरेडी ही एक ब्लैक बॉल निकाल चुके हो, ठीक है। ये चीज बन रही है, फार्मूला बन रहा है, यही बन रहा है फार्मूला, ठीक है। ओके, तो ये चीज आई समझ में कि हमने यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करनी है, ठीक है। ओके, तो ये था इसका एक एग्जांपल, ठीक है। अब एक चीज देखो, ठीक है, ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लो रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, अगर बोलते हैं मान लो अगर विद रिप्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, अगर विद रिप्लेसमेंट निकालनी है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो आपने ब्लैक बॉल निकाली वापस इसमें डाल दो, तो जब आपने ब्लैक बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी 10/15, ठीक है। अब आपने वो बॉल वापस डाल दी तो फिर से ब्लैक बॉल 10 होगी और व्हाइट बॉल क्या होगी, 5, ठीक है। तो जो आप सेकंड बॉल निकालोगे, ठीक है, तो क्या चांस है कि वो भी ब्लैक होगी, तो वापिस कितनी 10 बॉल्स बची हैं, टोटल कितनी है, 15, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या है मेरे पास, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर रिप्लेसमेंट हो रही है तो हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ठीक है, जब आएगा तब हम फिर से करेंगे। ओके, पर ये लग गया पता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का भी यूज करोगे जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है तब आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, और कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आज नेक्स्ट करते हैं इसमें, देखो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। देखो अभी तक तो हमने किया था कि अगर हमारे पास 2 इवेंट है E एंड F, ठीक है, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो P इंटरसेक्शन F इज P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाय E, या तो फिर P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाय F। अगर हमारे पास मोर देन 2 इवेंट्स है, मान लो E, F एंड G 3 इवेंट्स हैं, और तीनों के होने की हमें क्या है, तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो ये कैसे निकालोगे, ठीक है। मान लो हमारे पास इवेंट पहले, सबसे पहले इवेंट E हो चुका है, तो इवेंट E होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, P ऑफ E,
इनटू, अब हमारे पास एफ इवेंट हो रहा है, मान लो एफ इवेंट, लेकिन ई हो चुका है, तो एफ इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एफ बाय ई, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड ई जो है ऑलरेडी हो चुका है, इनटू अब हमें निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है, कि जी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अब, और ई और एफ दोनों हो चुके हैं, ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, जी बाय ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो ये आएगी मेरे पास, अगर हमारे पास तीन इवेंट को बोलते हैं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो वो क्या होगी, पी ऑफ ई, हमने मान लिया कि सबसे पहले इवेंट क्या हुआ, ई हो चुका है, तो ई की होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, तो एफ की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, कि एफ की होने की प्रोबेबिलिटी ई हो चुका है, फिर जी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और कंडीशन क्या है मेरे पास, ई और एफ दोनों हो चुके हैं, ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो क्या जाएगा जी, ठीक है, ई इंटरसेक्शन है, ये चीज आई समझ में, ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से करते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, फिर उसे हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो एग्जांपल बोलते हैं कि 3 कार्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, ठीक है, आपके पास 52 वेल शफल्ड कार्ड है, वहां से आपने क्या करना है, सक्सेसिवली क्या करना है, 3 कार्स निकालने हैं, 3 कार्स निकालने हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है, तो आपको निकालना है कि जो फर्स्ट 2 कार्ड है वो किंग होने चाहिए, और जो थर्ड कार्ड है वो एस होना चाहिए, ठीक है, और 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो मैंने मान लिया के क्या है, कि जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड है वो क्या है, एस है, सॉरी किंग है, ठीक है, के क्या है, जो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज किंग, ठीक है, ओके, नेक्स्ट भी के मान लिया, जो सेकंड कार्ड है वो भी क्या है मेरे पास, ये K1 मान लो, ये K2 मान लो, सेकंड कार्ड इज किंग, ठीक है, और ए मैंने मान लिया कि जो थर्ड कार्ड है वो क्या है, थर्ड कार्ड इज एस, ठीक है, तो आपको क्या निकालने, 3 कार्ड्स निकालने हैं, और तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन ए, ये चीज आपको पूछी है, तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, ठीक है, तो पहला कार्ड क्या है, आपने किंग निकाला है, तो क्या आएगा, पी ऑफ K1 इनटू, ठीक है, अब देखो कार्ड K1 निकाल चुके हो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, अब सेकंड कार्ड क्या है, K2, तो K2, ठीक है, K2 निकालने की प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या है, K1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब K1 K2 दोनों कार्ड निकल चुके हैं, अब एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी अंडर कंडीशन K1 इंटरसेक्शन K2, की K1 और K2 दोनों कार्ड आप निकाल चुके हो, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 कार्ड क्या होगी, आपके पास कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4, ठीक है, कितने में से, 52 में से, इनटू, अब देखो क्या आएगा, K1 निकाल चुके हो, एक किंग निकाल चुके, तो कितने किंग बचे, 3, ठीक है, ओके, एक कार्ड निकल चुका था, तो 52 कार्ड है, तो 51, तो 51 में से 3 इनटू एस, कितने एस होते हैं, 4, ठीक है, तो 4 एस, तो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 अपॉन, और आप K1 इंटरसेक्शन K2 यानी कि 2 कार्ड्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 50, ठीक है, ये चीज है समझ में, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, 13 and 2 25 which is equal to 6 upon 13 into 25 into 51, ठीक है, एंड 17, यानी कि 2 अपॉन कर लेना इसको मल्टीप्लाई, 13 इंटू 17 इंटू 25 जो भी आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ओके, अब फिर सुन लो इनमें क्या था, कि आपको यहाँ पर बोला था कि आपने क्या करना है, कि आपके पास वेल शफल 52 कार्ड्स दिए हैं, जिसमें से आपने 3 कार्ड निकालने हैं, 3 कार्ड्स आपने निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें से आपने यहाँ पर 52 कार्ड्स हैं,
ठीक है, इसमें से आपने 3 कार्ड्स निकाले, तो आपको निकालने की फर्स्ट 2 कार्ड क्यों चाहिए किंग, यानी कि K1 फर्स्ट कार्ड किंग होना चाहिए, सेकंड कार्ड भी किंग होना चाहिए, लेकिन जो थर्ड कार्ड है वो एस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने किंग होंगे, 4 किंग होंगे। अगर आपने एक किंग निकाल लिया, ठीक है, एक किंग निकाल लिया, तो उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52। कितने किंग बच गए, ठीक है, कितने किंग थे आपके पास, 4 किंग थे, तो कितने किंग बचे, 3। ठीक है, अब जो नेक्स्ट किंग आप निकालोगे वो कितने में से आएंगे, 3 किंग में से निकलेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कोई 3, लेकिन ऑलरेडी एक कार्ड निकल चुका है तो 3/51। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एस। अब इसमें कितने एस होंगे, 4 एस होंगे, तो 4 एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 अपॉन जितने कार्ड इसमें बचे होंगे। 2 कार्ड्स निकाल चुके हैं, यहां से 2 कार्ड्स निकल चुके हैं, तो 52 में से 2 कार्ड्स निकाल दो, कितने कार्ड्स बचे, ओनली 50। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/50। आया समझ में। ठीक है, कि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 कार्ड्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, ये मैंने आपको क्या विद एग्जांपल समझा दिया। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास ई एंड एफ जो है 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, ठीक है, ई एंड एफ, ओके। देखो अगर एक इवेंट की जो अकरेंस है दूसरे इवेंट, ठीक है, एक इवेंट की जो अकरेंस है, ठीक है, वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, देखो जैसे ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट, ठीक है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी सच दैट the probability of occurrence OCCURENCE, ठीक है, of one of them is not affected by occurrence of other। ठीक है, अगर ई एंड एफ हमारे पास 2 इवेंट हैं, ठीक है, तो जो एक की अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट की अक्रेंस को, ठीक है, अफेक्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं वो इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और सभी के आने के इक्वली चांस है। ठीक है, तो मैंने एक ई इवेंट मान लिया, ठीक है, कि कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कि आपने कार्ड निकाला वो क्या है, स्पेड। और एफ जो है, ठीक है, मैंने यहां पर एक इवेंट मान लिया, ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास एक इवेंट, दूसरा कार्ड आ गया, दूसरा इवेंट द कार्ड, ठीक है, ड्रॉन इज एन एस, ठीक है, जो कार्ड ड्रॉन होगा वो क्या होगा, एस होगा। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13 डिवाइड बाय 52 विच इज इक्वल टू 1/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं मेरे पास, 4 डिवाइड बाय 52 विच इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा पहले तो, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, कि दोनों कार्ड, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि कार्ड जो उन चीज स्पेड होना चाहिए और एफ क्या है, वो एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, जो आप कार्ड निकालोगे वो क्या होगा, स्पेड का एस होगा। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड, यही मतलब हुआ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि दोनों होने चाहिए, दोनों का मतलब क्या हुआ, इनको कंबाइन करो स्टेटमेंट को जरा, यहां पर दोनों होने चाहिए। तो ई क्या है, कार्ड जो आप निकालोगे वो स्पेड होना चाहिए, ठीक है, और स्पेड का एक एस भी होता है। ठीक है, और एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कार्ड क्यों चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ है यहाँ पर, द कार्ड ड्रॉन
इज द एस ऑफ स्पेड। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, स्पेड के कितने एस होते हैं, एक, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 1/52। ठीक है, अब यहां देखो P ऑफ E बाय F निकाल रहा हूं, विच इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F, एंड विच इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन F इज 1/52 एंड P ऑफ F इज 1/13, कितना है, 1/4। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, P ऑफ E के इक्वल है, यानी कि P ऑफ E बाय F इज इक्वल टू P ऑफ E के इक्वल आ रहा है। तो देखो यहां पर कि ए की अक्रेंस, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी की जो अक्रेंस है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि P ऑफ E बाय F जो है P ऑफ E के इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो F है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि F इवेंट हो चुका है। P E बाय F का मतलब क्या है कि E की प्रोबेबिलिटी निकालनी और F हो चुका है। ठीक है, ओके, लेकिन यहां अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि F इवेंट जो हो चुका है, ठीक है, उसकी अक्रेंस का E पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। आया समझ में, यही वो चीज लिखी है, E एंड F आर टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ वन, ठीक है, जो है वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अक्रेंस ऑफ अदर। ओके, कि एक की होने की जो प्रोबेबिलिटी की जो अक्रेंस है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं कुछ रिजल्ट देता हूं, ये मैंने आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो हमने पीछे किया था कि जो P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो क्या है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E। ठीक है, या तो फिर P ऑफ F, ठीक है, इंटू P ऑफ E बाय F। अब अगर मेरे पास ये हमने किया था जो मल्टीप्लिकेशन जो हमने पीछे की थी थ्योरम, ठीक है, अगर हमारे पास यहां पर E और F क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, E और F अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E P प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल होगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, या तो फिर यहां पर P ऑफ F इंटू ये क्या आ जाएगा, P ऑफ E। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ओके, लग गया पता। तो जब भी आपसे पूछा है कि आपने शो करने हैं कि दो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो आपको क्या शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगी, P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल होगी। ठीक है, तब हम कहेंगे वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज बता दूं, यहां पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट में। देखो अगर E और F दो इवेंट्स हैं और अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई है तो हम उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, यानी कि इवेंट E और जो इवेंट F है उनमें कुछ भी जो है कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, जो इवेंट E है और जो इवेंट F है, ठीक है, उनमें जो आउटकम है वो कॉमन नहीं आएगी, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं आएगी। E और F इवेंट में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं आएगी, तो इसका मतलब है P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, ओके, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है, E और F में, E और F मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझाया, कुछ ना कुछ जो आउटकम है वो कॉमन आ ही जाएगी। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको समझाया था, जो एक एस का कार्ड था और जो स्पेड था, ठीक है, तो एस ऑफ स्पेड। ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल किया था, आया समझ में। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि जो दो इवेंट्स है उसमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं आएगी, तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, 0। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है हमारे पास, ठीक है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर आउटकम जो वो कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाएगा, मे हैव कॉमन आउटकम्स। ठीक है,
यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या जाएगा, इंडिपेंडेंट में मे हैव कॉमन आउटकम्स, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव में नेवर हैव एन कॉमन आउटकम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना इन दोनों में, ओके। ये चीज लगी पता, ठीक है। अब देखो ये तो हमने कर लिया कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, अगर हमारे पास 3 इवेंट है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, अगर ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ये था हमारे पास 3 इवेंट्स के लिए। अगर हमारे पास 3 इवेंट के हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमारे पास पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ जी के इक्वल आएगा, ओके। देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बोलते हैं अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई थ्रो किया। इफ ई इज द इवेंट, ई जो इवेंट है वो क्या है, द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एफ बी द इवेंट, द नंबर अपेयरिंग इज इवन, ठीक है। तो ई क्या दिया है आपके पास, ई इज द इवेंट, द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर डाई को थ्रो करोगे, डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आएगा। ई क्या इवेंट है कि जब आपने डाई को थ्रो किया तो नंबर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6। और एफ क्या है, द नंबर अपेयरिंग इज इवन, जो नंबर है वो क्या है, इवन, 2, 4 एंड 6, ये आ जाएगा। अब पूछा है कि क्या ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या कब होंगे ई और एफ, जब पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगी। तो यहां निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ इज कितने हैं, 3 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन है कुछ, हाँ 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट है, 1 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है मेरे पास, 1/6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, चेक करो कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 1/3 एंड एफ की 1/2 विच इज इक्वल टू 1/6, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ई और एफ के हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। आया समझ में, तो इस तरह से हमने ये करना है, ओके। देखो क्वेश्चन है, बोलते हैं प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ कॉम्प्लीट, ठीक है। अगर देखो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, टू शो, क्या करना है कि ये दो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट को शो करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को ढंग से देखना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं। देखो अगर ये मेरे पास दो सेट है, ठीक है, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ, ठीक है, ओके। देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई को क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ढंग से देखना, ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का मतलब क्या है, ये मेरे पास ई है पूरा, ये पूरा ई है, ये ई है, ठीक है। एंड ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि ये बीच वाला पार्ट प्लस ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ये इसको छोड़ के ये मेरे पास क्या होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट होगा, जो मैंने ये डबल ये किया है, ये एफ कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे पास यहाँ पर।
तो ई इंटरसेक्शन सॉरी एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी होगा और मेरे पास ये बाहर भी होगा, ये सारा क्या होगा मेरे पास एफ कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट ये जो मेरे पास डबल जो मैंने शेड किया वही आएगा, तो ये डबल शेड प्लस ये बीच वाला, ये पूरा पी ऑफ ई बन गया, तो मैं लिख सकता हूं इसे ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ, एक्चुअली मैंने क्यों लिखा कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ओके, देखो इसको यहां ले जाओ, तो पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो पी ऑफ ई माइनस इसे मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम वन से पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल लिख सकते हैं, विच इज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। यहां से पी ऑफ ई कॉमन है तो क्या बचेगा वन माइनस पी ऑफ एफ एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट एंड पी ऑफ ई वन माइनस पी ऑफ एफ, वन माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस पी ऑफ एफ, इसे क्या मैं पी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यही आएगा वन माइनस का मतलब यही हुआ। ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, यही हमने यहाँ पर शो करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये क्या होंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें था ये सारा। ठीक है, तो ये थी आपके पास 13.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है।